हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रंजीत सिंह चौहान और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का अपना चैप्टर जो कि है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। और इसी चैप्टर में मैंने एक लेक्चर पहले ही बनाया था सॉल्ट के ऊपर और उसी सीरीज़ में ये सॉल्ट का लेक्चर नंबर 2 है, जिस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि सॉल्ट को किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करें इनसॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी के रूप में, यानी कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि सॉल्ट में सॉल्युबिलिटी कब होगी और सॉल्ट इनसॉल्युबल कब होगा। इसके साथ साथ हम इस लेक्चर में ये भी जानेंगे कि सॉल्ट की प्रिपरेशन किस प्रकार से की जाती है, सॉल्ट को कैसे बनाया जा सकता है, किन मेथड से सॉल्ट को हम बना सकते हैं। इसके अलावा हम इस लेक्चर में ये भी जानेंगे कि किस एसिड से बनने वाला सॉल्ट क्या कहलाता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। और सबसे पहले हमारी जो हेडिंग है, किस एसिड से कौन सा सॉल्ट बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली हेडिंग बनाते हैं नेम ऑफ सॉल्ट। नेम ऑफ सॉल्ट्स, तो वो सारे सॉल्ट जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बने होते हैं वो कहलाते हैं क्लोराइड। क्या कहलाते हैं? क्लोराइड सॉल्ट कहलाते हैं। तो सॉल्ट्स ऑफ HCl आर कॉल्ड क्लोराइड। उन सभी सॉल्ट को क्या कहते हैं? उन सभी सॉल्ट को कहते हैं क्लोराइड्स। सल्फ्यूरिक एसिड से बनने वाले सॉल्ट सल्फेट कहलाते हैं। तो लिख सकते हैं हम सॉल्ट्स ऑफ H2SO4 आर कॉल्ड सल्फेट्स। थर्ड में वो सारे सॉल्ट जो नाइट्रिक एसिड से बने होते हैं वो नाइट्रेट कहलाते हैं। तो हम लिख सकते हैं सॉल्ट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 आर कॉल्ड नाइट्रेट्स। उनको क्या कहते हैं? नाइट्रेट्स कहा जाता है। अब कार्बोनिक एसिड से बनने वाले सॉल्ट जो हैं वो कहलाते हैं कार्बोनेट। तो हम लिख सकते हैं सॉल्ट्स ऑफ कार्बोनिक एसिड है। अब कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला होता है H2CO3। क्या होता है? H2CO3। सॉल्ट्स ऑफ H2CO3 आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उन सभी को? आर कॉल्ड कार्बोनेट्स। क्या कहा जाता है? उन सभी को हम कहते हैं कार्बोनेट्स। 5वें नंबर का जो सॉल्ट आता है वो है आपका एसिटिक एसिड से बना हुआ सॉल्ट, जिसको हम कहते हैं एसीटेट। क्या कहते हैं? एसीटेट। तो सॉल्ट्स ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला है CH3COOH। इससे बनने वाला जो सॉल्ट है वो कहलाता है एसीटेट आर कॉल्ड एसीटेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं जो आपके इस चैप्टर में यानी कि आपके सिलेबस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और आइए हम जानते हैं सॉल्ट्स की कंडीशन की, किस कंडीशन पर आपके सॉल्ट जो है वो सॉल्युबिलिटी होगी यानी कि सॉल्युबल होगा, और कौन सी कंडीशंस होंगी जहां पर सॉल्ट सॉल्युबल नहीं होगा। तो इन सभी बातों को याद करने के लिए आपको सॉल्युबिलिटी रूल्स याद होने चाहिए। क्या याद होना चाहिए? सॉल्युबिलिटी रूल्स। अगर आपने सॉल्युबिलिटी रूल्स याद कर लिए तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा सॉल्ट सॉल्युबल है और कौन सा सॉल्ट इनसॉल्युबल है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि अगर नमक को हम वाटर में डिज़ोल्व करें तो बड़ी ईजिली जो है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। लेकिन कई ऐसे सॉल्ट हैं जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। तो ऐसी कौन कौन से सॉल्ट हैं जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होंगे और ऐसे कौन से सॉल्ट हैं जो वाटर में आसानी से डिज़ोल्व हो जाएंगे, उनको याद रखने के लिए ये सॉल्युबिलिटी रूल्स बड़े काम की चीज़ है। तो अगर आपने ये कुछ सॉल्युबिलिटी रूल्स याद कर लिए तो आप बड़ी आसानी से सॉल्युबल सॉल्ट्स और इनसॉल्युबल सॉल्ट्स का पता लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग बनाते हैं हम सॉल्युबिलिटी सॉल्ट्स। सॉल्युबिलिटी रूल्स क्या है? सॉल्युबिलिटी रूल्स, ठीक है। तो ध्यान रखें स्टूडेंट, सॉल्युबिलिटी रूल्स हमारे उस बात को पता लगाने के लिए बनाए गए हैं जो कि हमें ये बताएगा कि कौन से सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल हैं और कौन से इनसॉल्युबल हैं। तो पहला रूल है, इंपॉर्टेंट रूल, वो सारे सॉल्ट जो ग्रुप नंबर फर्स्ट से बने होते हैं, वो सारे सॉल्ट, ध्यान रखें स्टूडेंट, वो सारे सॉल्ट जो ग्रुप नंबर फर्स्ट से बने हुए हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम, ये सारे के सारे एलिमेंट ग्रुप नंबर फर्स्ट में आते हैं। और इन एलिमेंट से बनने वाले सॉल्ट्स जो हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। कह सकते हैं कि वो सॉल्युबल होते हैं। कौन से सॉल्ट? जो ग्रुप नंबर फर्स्ट के एलिमेंट से बने होंगे वो सबके सब सॉल्युबल होंगे। एग्जाम्पल के लिए NaCl ले सकता हूँ, K2SO4 ले सकते हैं, इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें लिए जा सकते हैं। तो आइए लिखते हैं
सॉल्ट्स कंटेनिंग ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट। ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट मैं आपको बता दिया हूँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम, ये सभी ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट होते हैं। ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स आर सॉल्युबल, ये कैसे होंगे? आर सॉल्युबल होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप NaCl ले सकते हैं, K2SO4 ले सकते हैं, इसके अलावा आपका जो है लिथियम सल्फेट ले सकते हैं। तो ये सारे सॉल्ट जो हैं वो कैसे हैं? वो सब के सब आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो एग्जाम्पल में लिख सकता हूँ NaCl है आपका, K2SO4 है, इसके अलावा आपका जो है आपका सीजियम सल्फेट है, लिथियम सल्फेट, बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें आप ले सकते हैं। लिथियम सल्फेट का भी ले सकते हैं आप, Li2SO4। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ इसी कंडीशन में अगर एमोनियम आयन अगर एमोनियम आयन का सॉल्ट है तो वो भी कैसा है? सॉल्युबल है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर भी कि एमोनियम आयन कंटेनिंग सॉल्ट, एमोनियम आयन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? NH4 पॉजिटिव, यानी कि NH4। एमोनियम आयन कंटेनिंग सॉल्ट्स आर सॉल्युबल। कैसे होंगे? सॉल्युबल होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह सकता हूँ NH4Cl2 अमोनियम क्लोराइड, ये क्या होगा? सॉल्युबल होगा। चलिए दूसरा रूल की तरफ बढ़ते हैं। अब जानिए, ध्यान से देखिए, वो सारे सॉल्ट जो नाइट्रेट आयन से बने होंगे, वो जनरली सॉल्युबल होंगे। क्या होंगे? वो जनरली सॉल्युबल होंगे। तो लिख सकता हूँ मैं सॉल्ट्स कंटेनिंग नाइट्रेट आयंस का मतलब क्या? NO3 माइनस। नाइट्रेट आयंस आर जनरली सॉल्युबल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एग्जाम्पल क्या ले सकता हूँ? जैसे मैं ले सकता हूँ आपका सोडियम कार्बोनेट ले कह सकता हूँ मैं, सॉरी सोडियम नाइट्रेट की बात कर रहा हूँ। सोडियम नाइट्रेट हो सकता है यहाँ पर आपका, यानी कि नाइट्रेट से बनने वाले जो सॉल्ट होंगे वो कैसे होंगे? सॉल्युबल होंगे। नाइट्रेट जिसमें आ रहा है वो सभी सॉल्ट कैसे होंगे? सॉल्युबल होंगे। एग्जाम्पल में ले सकते हैं हम लोग सोडियम नाइट्रेट NaNO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें हो सकते हैं। कॉमन बात यह है कि जितने भी सॉल्ट हैं, नाइट्रेट्स अगर है तो वो सभी क्या है? जनरली सॉल्युबल है। चलिए थर्ड रूल की तरफ बढ़ते हैं। वो सारे सॉल्ट, ध्यान रखें स्टूडेंट्स, वो सारे सॉल्ट जो हैलाइड्स से बने हैं, वो सारे सॉल्ट जो कैसे हैं? हैलाइड्स से बने हैं, वो जनरली सॉल्युबल है। वो सारे सॉल्ट जो किससे बने हैं? हैलाइड्स, यानी कि हैलोजन ग्रुप से। हैलोजन ग्रुप्स का मतलब है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ सॉल्ट्स कंटेनिंग Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस आर जनरली सॉल्युबल। ठीक है, क्लोराइड का मैंने अभी बता ही दिया आपको, NaCl है। ठीक है, सॉल्युबल। लेकिन इनमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं। क्या एक्सेप्शन की बात अगर मैं कर लेता हूँ तो मैं लिख देता हूँ एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर। ध्यान दें स्टूडेंट, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन जो है एक्सेप्शन केस से आ जाता है। अगर हैलाइड्स जो है वो हैलाइड सॉल्ट्स अगर बने हुए हों, किससे लिख सकते हूँ? हैलाइड सॉल्ट्स ऑफ, वो बने हुए किससे हों? सिल्वर से हों, Ag पॉजिटिव, लीड से हों, Pb2 पॉजिटिव, मरकरी के हों, Hg2 पॉजिटिव। तो ये सभी सॉल्ट्स क्या हैं? ये आपके इनसॉल्युबल हैं। और इनसॉल्युबल क्या हैं? इनसॉल्युबल हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं ले सकता हूँ AgCl है, PbBr2 है एंड Hg2Cl2 आर क्या हैं? ये सभी क्या हैं? इनसॉल्युबल। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, क्या बताया मैंने बताया वो सारे सॉल्ट जिसमें Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस आ रहा है वो जनरली सॉल्युबल है। लेकिन कुछ उसमें एक्सेप्शन केस में भी है। वो क्या है कि अगर हैलाइड्स के सॉल्ट बन रहे हैं किन से? मेटल, उनमें कौन कौन से आ रहे हो? सिल्वर,
Pb2 पॉजिटिव, Hg2 है, Hg2 पॉजिटिव, ये सभी क्या हैं, इनसॉल्युबल है। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, AgCl, PbBr2 एंड Hg2Cl2 आर इनसॉल्युबल, ये सभी क्या हैं, इनसॉल्युबल होंगे। ये सब एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। आप अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला रूल है हमारे पास, वो सारे सॉल्ट जो किसके बने हुए हों, सल्फेट के, वो सारे सॉल्ट जो किसके बने हुए हों, सल्फेट के, वो सब क्या है, आर सॉल्युबल, क्या है, सॉल्युबल है। तो मैं लिख सकता हूँ मोस्ट सल्फेट, मोस्ट सल्फेट। क्यों मोस्ट सल्फेट मैंने इसलिए डाला क्योंकि कुछ यहाँ पर एक्सेप्शंस भी आ जाएंगे। मोस्ट सल्फेट्स आर सॉल्युबल, क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। मोस्ट सल्फेट्स आर सॉल्युबल, लेकिन मैं एक्सेप्शन क्या है, ध्यान दें स्टूडेंट्स, एक्सेप्शन की बात कर लेता हूँ। मोस्ट सल्फेट्स आर सॉल्युबल, बट एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर, एक्सेप्शन है यहाँ पर CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, BaSO4 बैरियम सल्फेट, PbSO4 लीड सल्फेट, Ag2SO4 एंड SrSO4 आर इनसॉल्युबल, ये क्या है, इनसॉल्युबल है। ज़्यादातर सल्फेट तो सॉल्युबल हैं, लेकिन अगर सल्फेट ये अगर है तो क्या है, इनसॉल्युबल है। देखिए एक्सेप्शन याद करना ना भूलें स्टूडेंट, एक्सेप्शन जरूर ही याद करें। 6th पे आते हैं हम, वो सारे सॉल्ट जो कैसे हैं, सिल्वर सॉल्ट है, कैसे हैं, सिल्वर सॉल्ट जो है वो सब क्या है, इनसॉल्युबल है। मोस्ट ऑफ द कह सकता हूँ मैं यहाँ पर कि मोस्ट ऑफ द सिल्वर सॉल्ट्स आर इनसॉल्युबल, तो लिख सकता हूँ मैं मोस्ट ऑफ द सिल्वर सॉल्ट्स आर इनसॉल्युबल। ज़्यादातर कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें जो है कुछ सॉल्युबल भी हैं, इनमें जो है कुछ सॉल्युबल भी हैं। अब वो सॉल्युबल कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन जनरली आप क्या देखें, मोस्ट ऑफ द सिल्वर सॉल्ट्स आर इनसॉल्युबल। तो मोस्ट ऑफ द सॉल्ट जो है सिल्वर के वो कैसे हैं, इनसॉल्युबल, लेकिन कुछ सॉल्युबल भी हैं। वो कुछ सॉल्युबल कौन से हैं, वो एक्सेप्शन में लिख लीजिए स्टूडेंट्स। एक्सेप्शन में है सिल्वर नाइट्रेट, क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट जो है वो सॉल्युबल है। आगे बढ़ते हैं अपने 7th रूल पे। देखिए जितने भी कार्बोनेट है, जितने भी कार्बोनेट, ध्यान रहे स्टूडेंट, जितने भी कार्बोनेट हैं वो सब क्या हैं, इनसॉल्युबल है। जितने भी कार्बोनेट हैं वो सभी क्या हैं, फ्रीक्वेंटली इनसॉल्युबल। तो लिख सकता हूं कार्बोनेट्स आर फ्रीक्वेंटली इनसॉल्युबल, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। आगे की अगर मैं बात करूं तो बात कर लेते हैं सल्फाइड सॉल्ट की। किस, कौन सॉल्ट की, सल्फाइड सॉल्ट की। तो मोस्ट ऑफ द सल्फाइड सॉल्ट जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स वाले, वो सबके सब कैसे हैं, इनसॉल्युबल हैं। सबके सब कैसे हैं, इनसॉल्युबल। तो लिख सकता हूं कि मोस्ट ऑफ सल्फाइड की बात करो तो सिंगल एस, क्या है, सिंगल एस वाले। मोस्ट ऑफ द सल्फाइड्स ऑफ ट्रांजिशन metals आर इनसॉल्युबल। कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल ले सकता हूं CdS, FeS, ZnS जिंक सल्फाइड वगैरह, सिल्वर सल्फाइड, Ag2S। तो ये सभी क्या है, इनसॉल्युबल है, क्या है, इनसॉल्युबल है। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगर मैं क्रोमेट सॉल्ट के बारे में अगर बात करूं तो क्रोमेट सॉल्ट भी क्या है, जनरली इनसॉल्युबल है, क्या है, इनसॉल्युबल है। तो क्रोमेट सॉल्ट मतलब क्या, CrO4, क्या है मतलब आएगा इसमें, CrO4 अगर किसी के पीछे लगाए दिखाई दे तो आप जान जाइए वो जनरली क्या है, इनसॉल्युबल है। तो क्रोमेट्स आर फ्रीक्वेंटली इनसॉल्युबल, कैसे हैं, वो सबके सब क्या है, इनसॉल्युबल है। एग्जाम्पल दे सकते हैं हम लोग PbCrO4, BaCrO4, ठीक है, लीड क्रोमेट है, बैरियम क्रोमेट है, ये सभी क्या है, इनसॉल्युबल है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। फ्लोराइड्स जो सॉल्ट हैं, कौन सा सॉल्ट, फ्लोराइड जो सॉल्ट हैं वो इनसॉल्युबल हैं, कैसे हैं, इनसॉल्युबल। तो लिख सकता हूँ
फ्लोराइड सॉल्ट्स आर इनसॉल्युबल। कैसे होंगे वो? इनसॉल्युबल होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बात करूँ तो BaF2 बैरियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, लीड फ्लोराइड, ये सभी क्या हैं? इनसॉल्युबल सॉल्ट है। यानी कि वो सॉल्ट जो फ्लोराइड आ रहा है, फ्लोराइन आ रहा है, वो सॉल्ट कैसे होंगे? इनसॉल्युबल होंगे। नेक्स्ट बात कर लेता हूँ मैं, जितने भी नाइट्रेट या नाइट्राइड सॉल्ट है वो सबके सब सॉल्युबल होते हैं। जितने भी नाइट्रेट या नाइट्राइड्स हैं वो सबकी सब क्या हैं? सॉल्युबल है। तो लिख सकता हूँ ऑल नाइट्रेट्स, और इनमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता, ऑल नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइड्स आर सॉल्युबल। क्या हैं? ये सबके सब सॉल्युबल होते हैं। जितने भी नाइट्रेट्स या नाइट्राइड्स हैं वो सबके सब सॉल्युबल हैं। स्टूडेंट ध्यान रहेगा स्टूडेंट। तो इन रूल्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बड़ी आसानी से सॉल्युबल और इनसॉल्युबल के बीच का अंतर आप पता लगा पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरी बात ये आ जाती है स्टूडेंट्स के सामने कि कई बार कलर और पूछ लेता है सॉल्ट्स की। कई बार क्या है? कलर और पूछ लेता है सॉल्ट्स के। तो आपको कलर कैसे याद रखने हैं? कलर याद रखने के लिए आपको क्या करना है? देखिए, कॉमन बात तो ये है कि जितने भी कैटाइंस हैं, जनरली कुछ कैटाइंस को छोड़ के वो सबके सब कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं? कलरलेस। कुछ कैटाइन को छोड़ के, स्टूडेंट ध्यान रहे इस बात को, जनरली सभी कैटाइंस जो हैं वो कलरलेस होंगे, लेकिन कुछ कैटाइंस को छोड़ के वो कौन से हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा। और जनरली जितने भी एनाइंस हैं वो भी सब कलरलेस होते हैं कुछ एनाइंस को छोड़कर। तो अगर आप जो कलरफुल वाले हैं, यानी कि जिनका कलर होता है कैटाइंस में या एनाइंस में, वो अगर आप याद कर लेते हैं तो आप बड़ी आसानी से कलर याद कर सकते हैं बनने वाले सॉल्ट का। तो मैंने आपको क्या बताया कि ऑल कैटाइंस आर कलरलेस। ऑल कैटाइंस आर कलरलेस। जितने भी कैटाइंस हैं वो सबके सब कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। और जितने भी एनाइंस हैं, कैटाइंस की अगर मैं बात करूं तो Na पॉजिटिव है आपका, Mg2 पॉजिटिव है, ठीक है, पोटेशियम पॉजिटिव है। तो ये जितने भी कैटाइंस हैं वो सभी क्या हैं? कलरलेस हैं। और उसी तरीके से ऑल एनाइंस आर कलरलेस, लेकिन इनमें कुछ एक्सेप्शन है। और उसी एक्सेप्शन से जितने भी सॉल्ट के कलर होते हैं वो हम डिसाइड करते हैं, या वही कलर के सॉल्ट होते हैं। तो क्या क्या जो एक्सेप्शन है वो क्या है कि अगर कॉपर है Cu2 पॉजिटिव, तो कॉपर का कलर कैसा होता है? ब्लू। कैसा कलर होता है? ब्लू। क्रोमियम है +3, क्रोमियम और फेरस की मैं बात करूं, फेरस मतलब जिसमें +2 वैलेंसी होगी, इन दोनों का ही कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। कैसा कलर होता है इनका? ग्रीन कलर होता है। लेकिन मैं फेरिक की बात करूं, Fe3 पॉजिटिव की, तो इसका कलर होता है येलो। कैसा कलर होता है इसका? येलो। मैग्नीज की अगर मैं बात करूं तो ये होते हैं पिंक कलर के। कैसे कलर के होते हैं? पिंक कलर के होते हैं। ठीक है, ये सभी क्या है? कैटाइन है जो कि कलरफुल है। एनाइंस में अगर मैं बात करूं तो एनाइंस कौन कौन से हैं? एनाइंस की अगर मैं बात करूं तो आपका है MnO4-1, ये क्या है? पिंक कलर का होता है। कैसा कलर का? पिंक कलर का। क्रोमेट जो है Cr2O7, ये कैसा है? ऑरेंज कलर का है। बाकी इनको छोड़ने के बाद, जितने आपके सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ, इनको छोड़ने के बाद बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। इनका कलर ही आपको क्या रखना है? याद रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सपोज करो आपके पास में दे दिया, क्या दे दिया कि आपने कह दिया कि फेरिक क्लोराइड है आपके पास में। क्या है? फेरिक क्लोराइड। फेरिक का मतलब क्या? Fe3 पॉजिटिव। मैं आप लिख देता हूँ Fe2 पॉजिटिव मतलब क्या? फेरस। और Fe3 पॉजिटिव मतलब क्या? फेरिक। तो अगर आपके पास फेरिक क्लोराइड है FeCl3, तो ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया कि इन एनाइंस को छोड़ के बाकी क्या हैं? कलरलेस है। यानी कि Cl- कैसा होगा? कलरलेस होगा। ठीक है। और फेरिक का कलर कौन सा है? फेरिक का कलर है येलो। क्या कलर है? येलो कलर है। तो फेरिक क्लोराइड का जो कलर होगा वो कैसा कलर होगा? येलो कलर होगा, क्योंकि येलो में कलरलेस मिलाएंगे तो क्या रहेगा? येलो कलर ही रहेगा। ध्यान आ रही है स्टूडेंट्स बात में? अगर आपसे कहा जाए, सपोज एक एग्जांपल और मैं दे रहा हूँ आपके पास, अगर आपके पास है कि फेरस सल्फेट, क्या है? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट मतलब क्या? FeSO4, Fe2 पॉजिटिव, SO4 2 पॉजिटिव, सॉरी Fe2 पॉजिटिव, SO4 2
निगेटिव, तो माइनस तो प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो FeSO4 का कलर क्या होगा? ध्यान रहे स्टूडेंट्स, क्या एनाइन में मैंने आपको SO4 बताया है? नहीं बताया है। अब जब नहीं बताया है तो वो कैसा होगा? कलरलेस होगा। फेरस का कलर मैंने बताया है कि Fe2+, ध्यान दें स्टूडेंट्स, कैसा कलर बताया है? ग्रीन कलर बताया है। तो फेरस सल्फेट का जो कलर होगा वो भी कैसा होगा? ग्रीन होगा। तो आप बड़ी आसानी से इन कलर्स को आप याद कर सकते हैं और सॉल्ट का कलर आप बता सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक मैंने लिया है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। हालांकि प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट जो है उनमें से कुछ प्रिपरेशन हम पढ़ भी चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। तो अब हम हेडिंग बनाने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। हालांकि कुछ पढ़ भी चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। तो एक प्रिपरेशन हमने पढ़ी थी एसिड वाले टॉपिक में। क्या थी वो? कि अगर एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ में हो जाती है तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि अगर HCl की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ में हो जाए तो सॉल्ट बन जाएगा NaCl और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। रिएक्शन बैलेंसिंग आप अपने ऊपर ध्यान रखें, क्योंकि बैलेंसिंग की मैंने ट्रिक आपको बता चुकी है। अगर कोई भूल गया हो तो मेरे लास्ट वीडियो जाके आप लोग चेक कर सकते हैं गौरी क्लासेज में। सेकंड जो है प्रिपरेशन की ट्रिक जो है वो ये है कि अगर एसिड और बेस की अगर रिएक्शन होती है तो भी क्या बनेगा आपके पास? सॉल्ट और वाटर बनेगा जाकर, ठीक है। एसिड मैंने ले लिया HCl, बेस ले लिया मैंने NaOH, तो कौन सा सॉल्ट बनेगा? NaCl सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा जाके, ठीक है स्टूडेंट। बैलेंसिंग पे आप लोग खुद ध्यान देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रिपरेशन है वो हम कर सकते हैं किस तरीके से कि अगर एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ में हो रही है, किसके साथ में? मेटल कार्बोनेट के साथ में हो रही है। ध्यान दें स्टूडेंट्स, तो क्या बनता था उस समय? सॉल्ट बनता था, वाटर बनता था और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती थी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने ले लिया HCl, मेटल कार्बोनेट मैंने ले लिया Na2CO3, ठीक है स्टूडेंट्स। सॉल्ट क्या बनेगा यहाँ पर जाने के बाद? ध्यान दें, मेटल कार्बोनेट ले लिया, सॉल्ट क्या कौन सा बनेगा जाके? इसको करें आप स्टूडेंट्स। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है? हमें लिख लेना है वाटर। क्या लिख लेना है? वाटर। देखिए मैंने आपको हमेशा बताया है कि वो चीज़ें जो आपको जल्दी से याद हो जाती हैं वो चीज़ें आप पहले लिख लें। तो वाटर का क्या फॉर्मूला है आपके पास? वाटर का फॉर्मूला है आपके पास H2O। तो वाटर आपने लिख लिया। उसके बाद आपने देखा कि इसमें क्या बन रहा है? इसमें बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला पहले लिख लिया। जब कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला पहले लिख लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गया। अब दूसरी चीज़ आ जाती है कि अब सॉल्ट हमारे पास कौन सा बन रहा है। तो आप देख लीजिए जो चीज़ आप निकली है वो चीज़ आप निकालते चले जाएं। तो सॉल्ट आपके पास बनेगा जाके NaCl। क्या बनेगा जाके आपके पास? NaCl। बाकी रिएक्शन आप बैलेंस कर लेंगे। अगर आप रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो आप जानेंगे कि HCl में डबल लगेगा, ठीक है, और ये यहाँ पर 2NaCl होगा और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज इट इज़ ही लिखा जाएगा, ठीक है। अगला जो मेथड है सॉल्ट बनाने का वो क्या है कि अगर एसिड की रिएक्शन मेटल बाइकार्बोनेट के साथ में हो जाए, किसके साथ में? मेटल बाइकार्बोनेट के साथ में हो जाती है तो भी क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल ले लिया मैंने, एसिड ले लिया HCl, मेटल बाइकार्बोनेट ले लिया NaHCO3 और इसकी रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा सॉल्ट हमारे पास NaCl, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट बैलेंसिंग पर थोड़ा ध्यान देना। अगर बैलेंसिंग में नहीं लिख रहा हूँ तो आप लोग अपने आप उसको करने की कोशिश करेंगे। चौथा जो है हमारे पास मेथड वो है हमारे पास कि अगर एसिड की रिएक्शन किसके साथ में करा दी जाए? एसिड किसी के साथ में करा दी जाए जो मेटल बाइकार्बोनेट के साथ में हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक है वो आप देखिए कि अगर बेस की रिएक्शन मेटल के साथ में हो रही है, किसकी रिएक्शन? बेस की रिएक्शन अगर मेटल के साथ में हो रही है, देखिए मैं वही रिएक्शन लेके चल रहा हूँ आपके जो आपके सिलेबस में बताई गई हैं। बेस की रिएक्शन जो है अगर मेटल के साथ में होती है तो भी क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है, सॉरी हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ पर ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, बेस और मेटल की अगर रिएक्शन होती है तो क्या बनती है? सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। और ऐसा कुछ ही मेटल के साथ में होता है स्टूडेंट्स,
सभी मेटल के साथ में नहीं होगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो बेस ले लिया मैंने NaOH और मेटल ले लिया, सपोज कीजिए मैंने जिंक। क्या ले लिया? जिंक। तो आपके पास जो सॉल्ट बनेगा जाके वो बनेगा Na2ZnO2। ठीक है। दूसरा जो मेटल यहाँ पे ले सकते हैं वो है एल्यूमिनियम। ठीक है स्टूडेंट्स, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये बन गया जाके आपके पास सोडियम जिंकेट। क्या बन गया? सोडियम जिंकेट। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो अगला मेथड है वो हम ले सकते हैं। देखिए एक रिएक्शन आपने पहले चैप्टर पढ़ी होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट के थ्रू भी सॉल्ट फॉर्मेशन करवाई जा सकती है। तो मैं लिख सकता हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में कैसे होगी? सपोज कीजिए AgNO3 है सिल्वर नाइट्रेट, और उसकी रिएक्शन जो है NaCl के साथ में करा दी जाती है। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? आयनिक एक्सचेंज होते हैं। क्या होते हैं? आयनिक एक्सचेंज होते हैं। तो क्या है कि सोडियम जो है वो इस आयन के साथ में जुड़ेगा जाके, और सिल्वर जो है वो इस आयन के साथ में जुड़ जाएगा। तो क्या बनाएगा? NaNO3 बन जाएगा और AgCl बनेगा जाके आपके पास। क्या बनेगा? NaNO3 और AgCl। एक और मेथड है जिसमें डिस्प्लेसमेंट कहते हैं हम उस मेथड को। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं। और उस मेथड में हाईली रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करके उसकी जगह खुद ले लेता है और एक नए सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड से भी सॉल्ट प्रिपेयर करवाया जा सकता है। डिस्प्लेसमेंट मेथड, एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया कॉपर सल्फेट। क्या ले लिया? कॉपर सल्फेट। इसकी रिएक्शन Zn के साथ में करा देता हूँ। Zn जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर को डिस्प्लेस करके उसकी जगह खुद ले लेगी और ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर यहाँ से अलग हो जाएगी। चाहो तो आप एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं। यहाँ पर कॉपर सल्फेट की ही रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ में करा दें। मैग्नीशियम कॉपर से बहुत ही हाईली रिएक्टिव है, तो कॉपर को हटा के उसकी जगह खुद ले लेगी यानी कि MgSO4 बना लेगी और कॉपर यहाँ से अलग हो जाएगा। एक और मेथड है स्टूडेंट जिसके द्वारा हम लोग जो है सॉल्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, वो मेथड है हमारे पास कि अगर बेस की रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में करा दी जाए। किसके साथ में? नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में करा दी जाए तो क्या बनेगा? तो बनेगा सॉल्ट और वाटर। क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल ले लेते हैं NaOH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड में मैंने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी रिएक्शन दोनों की अगर मैं करवाऊँ तो मुझे सॉल्ट मिलेगा जाके Na2CO3 प्लस H2। अब रिएक्शन को बैलेंसिंग की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो है 2 Na आ गया तो 2 यहाँ पर लगा देंगे, बाकी H डबल हो चुकी है, ऑक्सीजन जो है वो डबल हो चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 यहाँ है, 1 यहाँ है, यानी कि 4 4 दोनों तरफ बराबर है। कार्बन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि रिएक्शन हमारी क्या है? बैलेंस है। बाकी अगर कुछ गड़बड़ी हो तो आप खुद चेक करके देख सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम सॉल्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि आपके सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं उनके यूजेस और उनकी प्रिपरेशन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।